करीब 20 सैनिक शहीद हुए हैं और यह संख्या 20 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमें जो सूत्रों ने बताया है वो ये है कि भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं और चीन की सेना के भी करीब करीब इतने ही लोग वहां पर मारे गए हैं। भारत के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी हैं और 2 जवान शामिल हैं और चीन के भी करीब करीब इतने ही सैनिक वहां पर मारे गए हैं। उनमें चीन का एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। आपको याद होगा आज सुबह जो खबरें आ रही थी सुबह से वो ये थी कि भारत के कमांडिंग ऑफिसर, एक कर्नल स्तर के लेवल के अधिकारी और 2 जवान मारे गए, लेकिन शाम होते होते हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि यह संख्या 3 की नहीं है बल्कि भारत के कम से कम 20 सैनिक मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। यह खबर सूत्रों के हवाले से हमें मिली है, लेकिन अगर यह सच है तो ये अभूतपूर्व स्थिति है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और भारत और चीन के रिश्तों का भविष्य अब आगे यहीं से तय होगा। यह बहुत बड़ी बात है, इसे आप गंभीरता से लीजिए और यह देश के लिए बहुत बुरी खबर है कि हमारे 20 सैनिक चीन के साथ हाथापाई में, इस छोटे से युद्ध में हमारे 20 सैनिक एक ही रात में शहीद हो गए और इतने ही लोग चीन के भी मारे गए हैं। और यह नौबत क्यों आई हम आपको यह भी बताते हैं। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि चीन ने पहले इस इलाके से हटने का वादा किया था। आपको याद होगा चीन इस बात के लिए तैयार हुआ था कि वो अपने सैनिकों को पीछे खींच लेगा और भारत ने इसका स्वागत भी किया था और फिर यह तय हुआ था कि दोनों देश अपने अपने सैनिकों को पीछे ले जाएंगे, लेकिन चीन ने अपना वादा तोड़ दिया, जैसा कि हमेशा चीन करता है। चीन के सैनिकों ने पीछे हटने की बजाय LAC के पास एक अस्थाई निर्माण कर दिया, यानी वहां पर एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना दिया। और जब भारत को इसके बारे में पता चला, भारत की सेना को इसके बारे में पता चला, तो हमारे सैनिक इस टेम्परेरी स्ट्रक्चर को, इस निर्माण को तोड़ने के लिए वहां पर गए और उसी दौरान चीन के सैनिकों के साथ ये झड़प वहां पर हुई है। जिस इलाके में चीन ने यह निर्माण किया था उस इलाके तक चीन की सेना के लिए पहुंचना बहुत आसान है, यह जगह उनकी पहुंच में है, वो आसानी से वहां पहुंच सकते हैं, जबकि भारत के सैनिकों को गलवान नदी को पार करके वहां तक पहुंचना होता है। यानी भारत के सैनिकों को बहुत मुश्किल आती है वहां तक पहुंचने में। और यह इलाका ऐसा है जहां हाइट काफी ज्यादा है और फिसलन है और हमेशा वहां से नीचे गिरने का डर बना रहता है। और जब यह हाथापाई हुई, जब यह लड़ाई चल रही थी, उसी दौरान सूत्रों का कहना है कि भारत के कुछ जवान पीछे गिर गए और उनके पीछे गलवान नदी थी और उस गलवान नदी में मरने के वो जब गिरे उससे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गलवान नदी इन सैनिकों के पीछे थी और वो उनके लिए पीछे देखना काफी मुश्किल था। यानी ये भारत के सैनिकों के लिए एक डिसएडवांटेज था कि गलवान नदी उनके पीछे थी और इस नदी को पार करके ही वो वहां तक पहुंच सकते थे। भारत की सेना और भारत की सरकार इस घटना को लेकर बहुत ही गंभीर है और यह समय ऐसा है जब भारत को बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना चाहिए। ये स्वीकार नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि अगर भारत चुप बैठेगा तो 1962 के युद्ध की हार की तरह ही इस घटना का बोझ भी भारत की आत्मा पर हमेशा ऐसे ही बना रहेगा और ये भारत जैसे देश को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होना चाहिए। ये भारत के 137 करोड़ लोगों के सम्मान और राष्ट्रभक्ति का सवाल है। इसलिए भारत की सेना को और भारत को इस घटना के बाद अब चुप नहीं बैठना चाहिए और इसका मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये है कि भारत भी इसका जवाब अब जरूर देगा, क्योंकि ये घटना ऐसी है, संख्या जो हमने अपने शहीदों की बताई आपको, वो इतनी बड़ी है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद शांति की बात नहीं हो सकती। आज हम आपको शहीद हुए सैनिकों के घर पर भी लेकर चलेंगे और बताएंगे कि इनके परिवार वालों पर इस समय क्या गुजर रही है। और आखिर में आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि हम फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिभाओं को नष्ट करने वाले परिवारवाद की बात करेंगे। आप जानते हैं जब से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है उसके बाद से लगातार ये बहस चल रही है कि क्या इस परिवारवाद की वजह से ही उन्होंने अपनी जान दी। इस परिवारवाद पर मशहूर अभिनेता और फिल्म स्टार धर्मेंद्र ने आज आप सब के लिए यानी डीएनए के दर्शकों के लिए एक बहुत ही खास संदेश भेजा है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से आहत धर्मेंद्र ने कहा है कि फिल्मी दुनिया के लोग चाहें तो अपना काम निकालने के लिए आंखों से भी किसी के तलवे तक चाट सकते हैं। ये लोग
जज्बात बांटते हैं, कहानियों के जरिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से इनमें जज्बात बिल्कुल नहीं हैं। ये ज़रूरत पड़ने पर आंखों से तलवे चाटते हैं और ज़रूरत नहीं तो चश्म हो जाते हैं। यूं कह लो कि इस इंडस्ट्री को इज्जत सम्मान पूरा दिया है, लेकिन किसी के सामने कभी झुका नहीं मैं। यहाँ झुकने की जरूरत है भी नहीं, कुछ नहीं रखा यहाँ। तो धर्मेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं और एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री की असली सच्चाई लोगों के सामने लाकर रख दी है। ये पूरी बातचीत हम आपको आज सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस वक्त की बड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं और फिर हम चीन के साथ जो आज ये हादसा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नॉन स्टॉप न्यूज। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 15 जनवरी की रात चीन की तरफ से LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति बदलने की कोशिश की गई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जो कुछ हुआ उससे बचा जा सकता था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि लद्दाख में झड़प से दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ने हमेशा LAC का सम्मान किया है और लगातार बातचीत से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत अपनी एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत की सीमा पर जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो भारतीय सीमा के भीतर हो रहा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत और चीन सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बातचीत से विवाद सुलझाने में जुटे हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष पर चीन के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान दिया है। चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय सैनिक चीन की सीमा में घुसे थे। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने सीमा का उल्लंघन कर उसके सैनिकों पर हमला किया। 我没有得到你的有关的信息。近来为缓和中印两国边境地区形势，中印双方通过外交和军事渠道保持密切沟通。 चीन अपने सैनिकों की मौत की संख्या छिपा रहा है, लेकिन चीन के ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन ने माना है कि चीनी सैनिक भी संघर्ष में मारे गए हैं। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने भारत को अहंकारी नहीं बनने की धमकी दी है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प के बाद उच्च स्तरीय बैठकें जारी हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री निवास पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें जानकारी दी है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। इस बैठक में सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। ये बैठक करीब 1 घंटे चली। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से संघर्ष की घटना कल रात हुई। इस घटना के बाद दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर बी संतोष बाबू चीन के सैनिकों से संघर्ष में शहीद हुए हैं। कर्नल बी संतोष बाबू का घर तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में है। 1.5 साल से वो सीमा पर तैनात थे। कर्नल संतोष की शहादत पर उनकी मां को गर्व है। लद्दाख में तमिलनाडु के रहने वाले पालानी भी आज शहीद हुए। करीब 45 साल बाद चीन से सीमा पर झड़प में शहीद होने वाले तीसरे सैनिक कुंदन ओझा हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना से संघर्ष और भारतीय सैनिकों की शहादत पर कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बताए कि इस संघर्ष में कितने सैनिक शहीद हुए। कांग्रेस ने यह भी पूछा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम नरेंद्र मोदी इस घटना पर चुप क्यों हैं। अब आगे बढ़कर देश को यह बताने का साहस करेंगे कि अप्रैल और मई 2020 के बाद भारत की सीमा के कितने क्षेत्र में चीन ने अवैध कब्जा कर लिया है। यह भी बताएं कि वे कौन से हालात और स्थिति हैं जिसके चलते हमारे बहादुर सैन्य अधिकारी व सैनिकों की शहादत कल रात को हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर शहीदों के परिवारों के लिए संवेदना जताई। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट करके कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत चीन के खिलाफ कड़ा एक्शन ले। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सरकार को इस घटना के बारे में जानकारी देनी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अनलॉक 1 में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्रियों से पहली बार बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कोरोना जितना कम होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही खुलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि थोड़ी सी भी लापरवाही और अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर कर देगी। अगर हम नियमों का पालन करते रहें, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे, तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से बातचीत की। कल प्रधानमंत्री 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। कल की बातचीत में उन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे जहां कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा हैं। देश में मरीजों के कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। देश में अब तक 1,80,013 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 52.46% पहुंच गई है। हालांकि देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,43,091 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,667 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 380 मरीजों की मौत हुई है। कुल 9,900 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। तो आज की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर यह है कि गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई है, जिसके बारे में आज आप सुबह से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी सही मिल नहीं पा रही है। उसके बारे में हमें सूत्रों से कुछ जानकारी मिली है और जानकारी देश के लिए अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है। इस झड़प में भारत के करीब 20 सैनिक शहीद हो गए हैं, करीब 20 सैनिक हमने खो दिए हैं और चीन की सेना को भी लगभग इतना ही नुकसान हुआ है। भारत के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी हैं और बाकी के जवान शामिल हैं। चीन के भी करीब इतने ही सैनिक मारे गए हैं और उनमें चीन की सेना का एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। भारत में भारतीय सेना की तरफ से जो संख्या है वो लगभग 20 लोगों की है जो हमने खो दिए इस झड़प में, और चीन की सेना का एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है यह पता लगाने का अभी तक हमारे पास कोई जरिया वैसे है नहीं, क्योंकि चीन की सेना और चीन की सरकार कभी भी सही संख्या दुनिया को नहीं बताएगी। लेकिन जो अंदाजा वहां से आ रहा है उसके मुताबिक यह है कि चीन की सेना के भी लगभग इतने ही लोग इस झड़प में मारे गए हैं। थोड़ी देर में हम आपको इन शहीदों के घर भी लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि इनके परिवारों पर इस समय क्या गुजर रही है, और अगर आप चाहें तो आप इन्हें श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं हमारे साथ। लेकिन सूत्रों ने जो हमें बताया है, पहले आप उस घटनाक्रम के बारे में जान लीजिए जिसकी वजह से भारत और चीन के रिश्ते अब तक 1962 के बाद से अब सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। 1962 में ऐसा दौर आया था और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि आज जो दौर आया है ये भारत और चीन के इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे खराब दौर है 1962 के युद्ध के बाद। ये सारी खबर हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है और हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में या दिनों में इनकी आपको भी पुष्टि हो जाए। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक ये अभूतपूर्व स्थिति है इस समय, और आप इसकी गंभीरता को समझिए। इस समय भारत और चीन के बीच स्थिति अब खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है, क्योंकि 1962 के भारत और चीन के युद्ध के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, और अगर सूत्र हमारे सही हैं तो यह स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि एक ही रात में भारत ने अपने 20 सैनिक इस इलाके में खो दिए हैं, शहीद हो गए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और इसे ना ही नजरअंदाज किया जा सकता है। 20 सैनिक होने के बाद भारत जैसा देश अब बातचीत की टेबल पर ना तो उसे बैठना चाहिए और ना ही वो बैठेगा, क्योंकि इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि चीन ने पहले, आपको याद होगा, इस इलाके से हटने का वादा किया था।
आपको याद होगा, हम आपको लगातार बता रहे थे कि मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही थी। आपको याद होगा हमारे लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बात हुई थी, दोनों सेनाओं के बीच में बैठकें हुई, और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी सरकारों के बीच भी बातचीत चल रही थी, और दोनों पक्ष इस बात पर तैयार हो गए थे कि डीएस्केलेशन होगा और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी सेनाओं को वहां से धीरे धीरे हटाएंगे। और उन्होंने ये कहा था कि ये काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। चीन ने यह वादा किया था कि वो इस इलाके से अपने सैनिकों को पीछे हटा लेगा, यह वादा था चीन का। लेकिन आप जानते हैं चीन ने कभी अपना वादा किसी के साथ निभाया नहीं है, और चीन ने अपना यह वादा तोड़ दिया। चीन के सैनिकों ने पीछे हटने के बजाय एलएसी के पास इसी इलाके में एक अस्थाई यानी टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना लिया। और जब भारत की सेना को यह पता चला कि चीन ने एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर वहां पर बना लिया है जो कि गैर कानूनी है, जो कि उसे बनाना नहीं चाहिए था, तो भारत के सैनिक इस टेम्परेरी स्ट्रक्चर को यानी इस निर्माण को तोड़ने के लिए वहां पर गए, और उस दौरान चीन की सेना के साथ उनकी ये झड़प हो गई। जिस इलाके में चीन ने यह निर्माण किया था उस इलाके तक चीन की सेना बहुत आसानी से पहुंच सकती है, क्योंकि उन्होंने वहां पर सड़क बना रखी है। उनकी जो पहुंच है वो काफी आसान है उस इलाके तक पहुंचने के लिए, जबकि भारत के सैनिकों को वहां पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और भारत के सैनिकों को अगर वहां तक जाना है तो गलवान नदी को पार करके वहां तक पहुंचना होता है। यह इलाका ऐसा है जहां काफी जो टेरेन है वो बहुत मुश्किल है, और फिसलने का और नीचे गिरने का डर वहां पर अक्सर बना रहता है। सूत्रों के मुताबिक जब यह झड़प चल रही थी, जब दोनों सैनिक एक दूसरे के सामने थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो कुछ सैनिक जो हमारी तरफ के थे वो गलवान नदी में गिर गए, और गलवान नदी उनकी पीठ के पीछे थी। यह भारत की सेना के लिए और हमारे सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, डिसएडवांटेज था, क्योंकि नदी हमारे पीछे थी और हमें नदी को पार करके वहां तक पहुंचना था, और इस कारण हमारे कुछ सैनिक नदी में पीछे गिर गए और जिससे वो शहीद हुए, उनकी मृत्यु हो गई। सूत्रों का यह कहना है कि चीन की सेना को भी लगभग इतना ही नुकसान हुआ है, और चीन का भी एक कमांडिंग ऑफिसर इस दौरान मारा गया है। लेकिन जैसा हम आपको लगातार पहले बता रहे हैं कि चीन एक ऐसा देश है जो कभी भी सच नहीं कहता, हमेशा झूठ बोलता है, अपने फरेब के लिए, अपने धोखे के लिए जाना जाता है। इसलिए चीन की सेना की एग्जैक्ट संख्या क्या है यह पता करना बहुत मुश्किल है, यह भारत के लिए भी पता करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि उनके भी लगभग 20 से 30 लोग ही इस दौरान मारे गए हैं, जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर है। भारत की सेना और भारत की सरकार इस घटना को लेकर बहुत क्रोधित है और बहुत गंभीर भी है। इसीलिए दिन भर आज बैठकें चलती रहीं, क्या क्या आज हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। और हमारा अब ऐसा मानना है कि भारत एक विशाल देश है, भारत एक शक्तिशाली देश है, 137 करोड़ लोगों का देश है। भारत इस घटना के बाद अब चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर भारत चुप बैठ गया, इस बार भी अगर हमने ये खून का घूंट पी लिया, तो 1962 के युद्ध की हार की तरह इस घटना में भी ये भी भारत के लोगों की आत्मा पर एक ऐसा ही बोझ बनकर रह जाएगी। आपको याद होगा, हम जितने भी लोग भारत में पैदा हुए हैं, हमारी आत्मा पर एक बोझ हमेशा रहा है, और वो है 1962 में चीन के हाथों जो हमें हार मिली थी, उसका बोझ। वो बात हमें बार बार सताती है, बार बार परेशान करती है और दुखी करती है। एक और बोझ हमें नहीं चाहिए, एक और बोझ इस तरह का ना तो भारत की सेना लेना चाहेगी और ना भारत के देश के लोग लेना चाहेंगे, और ना ही भारत सरकार को ऐसा सोचना भी चाहिए कि इस बार वो इसे इग्नोर कर दे, नजरअंदाज कर दे, और इसके बाद भी वो ये ही कहती रहे कि शांति के लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। हम भी ये नहीं कह रहे कि आज से ही युद्ध शुरू कर दीजिए चीन के साथ, लेकिन ये जो हुआ है इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 137 करोड़ लोग अब इस बात पर इंतजार कर रहे हैं कि अब भारत की सरकार और भारत की सेना इसके बाद क्या करने वाली है। क्या सिर्फ दोनों देशों के विदेश मंत्रालय स्टेटमेंट जारी करते रहेंगे, स्टेटमेंट में मीठी मीठी बातें करते रहेंगे, उन स्टेटमेंट्स में यह कहते रहेंगे कि बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं? क्या यही कहते रहेंगे कि दोनों देशों के बीच लोग मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं, या इसके अलावा और कुछ भी होगा? जो 20 लोग हमारे मारे गए हैं उनका हिसाब अब ये देश
मांगना शुरू कर देगा इस वक्त से, क्योंकि अभी तक तो देश को पता नहीं था। लेकिन आज हम सबसे पहले आपके सामने आए हैं ये आपको ये बताने के लिए कि संख्या 20 है, छोटी मोटी संख्या नहीं होती 20। इस मामले में भारत के विदेश मंत्रालय ने आज शाम को एक बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जैसी सहमति बनी थी दोनों देशों के बीच, उस तरह से भारत को उम्मीद थी कि यह मामला सुलझ जाएगा। लेकिन गलवान घाटी में चीन ने LAC के बारे में बनी सहमति का सम्मान नहीं किया। 15 जून की रात को जो घटना हुई वो चीन की वजह से हुई है, क्योंकि चीन LAC की स्थितियों में एक तरफा बदलाव करने की कोशिश कर रहा है और अगर चीन चाहता तो इस स्थिति को अवॉइड किया जा सकता था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों पक्षों को जो नुकसान हुआ है उसे टाला जा सकता था। भारत का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है कि सीमा पर भारत की जो भी गतिविधियां इस समय चल रही हैं वो LAC के अंदर अपनी ही सीमा पर रहकर चल रही हैं। भारत अपने ही इलाके में जो कुछ कर रहा है वो अपने इलाके में कर रहा है और भारत को चीन से भी ऐसी ही उम्मीद थी कि चीन भी अपने आप को अपनी सीमा के पीछे रखेगा। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत सीमा पर शांति बनाने के लिए और बातचीत के जरिए मामला सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता के लिए भी प्रतिबद्ध है। क्योंकि ये जो आखिरी लाइन मैंने आपको पढ़कर बताई है, अपनी एकता और अपनी संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध है, इस लाइन में ही सारा सार छिपा हुआ है। अब हम क्या करेंगे अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए? आप जानते हैं विदेश मंत्रालय कैसे काम करता है। विदेश मंत्रालय का काम होता है डिप्लोमेटिकली चीजों को सुलझा लेना, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर ना बताना और यह कोशिश करना कि कैसे बातचीत के जरिए एक टेबल पर बैठकर दोनों पक्ष शांति तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। खास बात यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, इसमें भारत ने अपने कितने सैनिक खोए हैं इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। चीन को कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में भी विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा गया है। यह घटना क्यों हुई है इसके बारे में भी साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कहा गया है। अगर आप पूरा स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें बताया कम गया है और छुपाया ज्यादा गया है। और भारत जैसा देश और यहां के लोग अब ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था कल रात और हमने अपने 20 सैनिक कैसे खो दिए। चीन के सैनिकों के साथ इस झड़प में हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उनमें 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू का नाम भी शामिल है। शहीद कर्नल संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के रहने वाले हैं। करीब 1.5 वर्ष से वो लद्दाख में भारत और चीन की इसी सीमा पर तैनात थे। इसके अलावा 2 और शहीद सैनिकों में तमिलनाडु के शहीद हवलदार पलानी और झारखंड के शहीद सैनिक कुंदन झा का भी नाम है। बाकी नाम भी हमारे पास अभी आ जाएंगे तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हमारे पास ये 3 नाम हैं। शहीद कर्नल संतोष बाबू की मां को जब उनके बेटे की शहादत की खबर मिली तो वो कितनी भावुक हुई। वो भावुक तस्वीर थी, आज आपको भी देखनी चाहिए। एक मां का दर्द क्या होता है और एक मां अपने बेटे को खोने के बाद भी कैसे देश के प्रति समर्पण के भाव को दिखा रही है, ये आज सबको देखना भी चाहिए और पूरे देश को इस मां से सीखना भी चाहिए और इसे सलाम करना चाहिए। మన ఢిల్లీ వెళ్ళిన మన సండే నైట్ మాట్లాడారు ఒకటే మాట, అమ్మాయి ఇక్కడ నేను బాగానే ఉన్నాను, నువ్వు బాగున్నా. ఆ రోజు మా అమ్మాయి మ్యారేజ్ డే అనమాట. ఇప్పుడే చెల్లె బావతో మాట్లాడాను, వాళ్ళని విజ్ చేశాను, ఇప్పుడే నాకు టైం దొరికింది అని చెప్పేసి బాగున్నా అమ్మ అంటే బాగున్నా, వాళ్ళ డాడీతో ఒక మాట నాతో ఒక మాట మాట్లాడి ఈలోగా లైన్ కట్ అయింది. तो अब हम आपको आगे का बताते हैं कि आज दिन भर क्या हुआ। लेकिन इस मां को आपने देख लिया, इस मां से आपको बहुत सीखने की जरूरत है, पूरे देश को सीखने की जरूरत है और हम आप सब की तरफ से अपने उन शहीदों को आज श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारी सीमा पर, ताकि हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे, हमारे क्षेत्र में ये चीनी सेना घुस ना पाए, इसके लिए अपनी जान उन्होंने दे दी। ये बात अलग है कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सबूत गैंग के सदस्य हैं, जो आज भी भारतीय सेना का मजाक उड़ा रहे थे, भारत की सरकार का मजाक उड़ा रहे थे। वो बार बार जानना चाहते थे और उनके जो लिख रहे थे वो सोशल मीडिया पर, जो टेलीविजन पर आकर बोल रहे थे, उसमें एक व्यंग था और उसके अंदर उनकी एक भावना ऐसी थी जिससे ये कहा जाए जैसे कि वो इसी का इंतजार कर रहे थे, या अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि सी आई टोल्ड यू।
और हिंदी में अगर आप उसको रूपांतर करें तो बहुत लोगों को बड़ी संतुष्टि होती है जब वो कहते हैं मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये होने वाला है। उन्हें इस बात की बड़ी खुशी थी। बहुत सारे लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। उन सबको हम बताना चाहेंगे कि ये जो अतिक्रमण हुआ है ये किसी पार्टी के दफ्तर पर नहीं हुआ है, ये किसी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हुआ है, किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, ये भारत की सीमा पर हुआ है। ये भारत देश की बात है और भारत की सेना वहां पर लड़ रही है। और इस समय आप ये मत सोचिए कि ये किसी एक खास पार्टी पर हमला हुआ है, ये भारत पर हमला हुआ है और हर किसी को एक भारतीय की तरह इसका जवाब देना चाहिए। इस पर पॉलिटिक्स बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे और इस बैठक के बाद ताजा हालात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी गई और दिन भर ऐसी ही बैठकों का दौर चलता रहा। ऐसी कई बैठकें दिन में हुई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जो एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार है और सेना है, उसमें इस समय कितनी बेचैनी है। इस पूरी घटना पर चीन के विदेश मंत्रालय का भी आज एक बयान आया है जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्हें सैनिकों के मारे जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो इस जानकारी को तो छुपा गए, लेकिन प्रवक्ता ने यह जरूर कहा कि 15 जून यानी कल भारत के सैनिकों ने 2 बार बॉर्डर पार किया, सीमा को पार किया और इस दौरान चीन और भारत के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई है, झड़प हुई है। फिर वो कहते हैं कि चीन एक ऐसा देश है जिसने कभी कोरोना वायरस को लेकर, उसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया कि इस घटना में कितने लोग मारे गए हैं, ये कहा कि हमें कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। लेकिन चीन के प्रवक्ता जो भी बात कहते हैं उस पर विश्वास कैसे हो? ये वो देश है जिसने कोरोना वायरस को लेकर कभी भी दुनिया को सही आंकड़ा बताया नहीं, कभी दुनिया को यह सही नहीं बताया कि इसके यहां कितने लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ, कितने लोग मारे गए हैं और यह वायरस असल में आया कहां से, कुछ नहीं बताया। ऐसी सोच रखने वाला चीन भला यह बात क्यों बताएगा कि गलवान घाटी में भारत के हाथों उसके कितने सैनिक मारे गए हैं और वहां पर गलती किसकी थी? इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप यह देखिए कि कैसे चीन इस पूरी घटना पर पर्दा डालने की ही कोशिश कर रहा है। 中方已就此向印方提出强烈抗议和严正交涉，再次郑重要求印方切实按照有关精神，严格约束一线部队，不得越线活动，不得挑衅滋事，不得采取任何导致边境局势复杂化的单方面举动。中印双方同意继续通过对话协商解决双边有关问题，为缓和边境地区局势、维护边境地区和平与安宁做出努力。 यानी चीन नुकसान की बात को स्वीकार नहीं करना चाहता क्योंकि वो दुनिया के सामने खुद को कमजोर साबित होता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन चीन को यह तो समझ आ ही गया है कि 2020 का भारत 1962 वाला भारत नहीं है और जो कुछ कल रात को हुआ है उस घटना ने चीन को भी बहुत हैरान करके रख दिया है, चीन को भी हिलाकर रख दिया है क्योंकि चीन ने भी कभी यह नहीं सोचा था कि किसी झड़प में उसके इतनी बड़ी संख्या में सैनिक मारे जा सकते हैं। लेकिन इस घटना का असर क्या होगा और कैसे इस घटना ने भारत और चीन के संबंधों को गहरी चोट पहुंचाई है, यह हम आपको 4 पॉइंट्स के जरिए समझाना चाहते हैं। पहला पॉइंट, भारत और चीन के बीच 41 दिन से गलवान घाटी और पेंगोंग इलाके में जो विवाद बना हुआ था, ये दोनों देशों की सेनाओं में बॉर्डर पर तनाव कम करने और डी एस्केलेशन की सहमति जो बन चुकी थी, उन सारी कोशिशों को इससे बहुत धक्का लगेगा। डी एस्केलेशन के तहत दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले इलाके से पीछे हट रही थीं, लेकिन गलवान घाटी के घटनाक्रम के बाद अब इस पूरी कोशिश को बहुत झटका लगने वाला है। यह बातचीत अब नए सिरे से शुरू की जाएगी, अगर शुरू हुई तो। दूसरा पॉइंट यह है, गलवान घाटी की झड़प के बाद भारत और चीन के संबंध फिलहाल सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और मैं ये कहूंगा कि खतरनाक स्तर पर हैं। आखिरी बार 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंध इतने खराब, इतने बिगड़े थे। तीसरा पॉइंट यह है, दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की कोशिशों को भी इससे बहुत झटका लगेगा। चीन के साथ विवाद हल करने के लिए जिस डिप्लोमेसी का सहारा लिया जा रहा था, उसे भी
इस घटना से बहुत नुकसान होगा। जो सारे लोग इस डिप्लोमेसी में शामिल थे, चाहे वो ऑफ रिकॉर्ड हो चाहे ऑन रिकॉर्ड हो, उन सारी कोशिशों को इससे बहुत धक्का लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की जो दोस्ती थी, जो हमने उन्हें इतनी बार यहां मिलाया बुलाया, उनका इतना आदर सत्कार हुआ, उस दोस्ती पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और मैं ये कहूंगा कि शायद उस पर असर पड़ चुका है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन 15 जून यानी कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जन्मदिन था। और जो हमें अभी तक पता चला है, हमारी जानकारी है, वो ये कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच इस समय रिश्ते कैसे हैं। और चौथा, भारत और चीन दोनों ने अब तक अपने अपने मित्र देशों को इस घटना की जानकारी दे दी होगी। दोनों देशों ने अपना अपना पक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से रखना शुरू कर दिया होगा। और संभव है कि आने वाले दिनों में भारत और चीन का यह विवाद दुनिया को भी दो हिस्सों में बांट दे। इसमें एक तरफ वो देश होंगे जो भारत के साथ हैं, जबकि दूसरी तरफ वो देश होंगे जो चीन के साथ हैं। हालांकि चीन का साथ देने वाले देशों की संख्या अब हर दिन कम होती जा रही है। और आप जानते हैं कि चीन इस समय बुरी हालत में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में भी, क्योंकि जो कुछ कोरोना वायरस के दौरान हुआ, जिस तरीके से जानकारी उसने छुपाई है और जिस तरीके से बाकी के देश चीन से नाराज हैं, इससे आप ये समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस समय जो चीन की बात है वो मानने वाले देशों की संख्या बहुत कम है। हालांकि इस बीच चीन के मीडिया में भारत को उकसाने वाली बातें लगातार लिखी जा रही हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने एक ट्वीट में लिखा है कि इस हिंसक झड़प के दौरान चीन के भी कुछ सैनिक मारे गए हैं, लेकिन भारत को अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए और चीन के संयम को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। चीन भारत के साथ भिड़ना नहीं चाहता, लेकिन चीन को इसका कोई डर भी नहीं है। ये ग्लोबल टाइम्स के जो एडिटर इन चीफ हैं वो लिख रहे हैं। यानी एक तरफ तो चीन की सरकार मारे गए सैनिकों का आंकड़ा बताने से भी हिचक रही है, बताना नहीं चाहती कि उसके कितने लोग मारे गए हैं। दूसरी तरफ चीन का मीडिया भारत को धमकी भी दे रहा है और अपने देश के आक्रामक रवैये को संयम बता रहा है। इसे आप चीन का मनोवैज्ञानिक युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि चीन ने इस घटना को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का रूप दे दिया है और अलग अलग जानकारियों को बाहर लाकर चीन एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत ने इस पर अब तक संयम का परिचय दिया है और कोई ऐसी बात नहीं कही है जो कंफ्यूजन या तनाव को और बढ़ावा दे। तो यहां आपको हम एक बार फिर से ये बताना चाहेंगे कि भारत और चीन के बीच में जो झड़प हुई कल 15 जून को, उसके बारे में हमें सूत्रों से एक बहुत बड़ी जानकारी मिली है और जानकारी यह है कि भारतीय सेना के लगभग 20 लोग इसमें शहीद हुए हैं। हमारे 20 जवान, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल हैं, कर्नल रैंक के, वो शहीद हुए हैं। और लगभग इतना ही नुकसान चीन की सेना का भी हुआ है। चीन ने अपना वादा तोड़ दिया, डीएस्केलेशन नहीं किया, अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाया और इसके बदले में, पीछे नहीं हटाया वो तो अलग बात है, उन्होंने वहां पर एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी खड़ा कर लिया और इसी टेम्परेरी स्ट्रक्चर को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में विवाद हुआ। और जब भारत ने उस टेम्परेरी स्ट्रक्चर को हटाने की कोशिश की, उस समय ये झड़प शुरू हो गई। और वो टेरेन ऐसा है कि वहां पर कई बार नीचे गिरने का खतरा बना रहता है। भारतीय सैनिक गलवान नदी को पार करके वहां पहुंचे थे। गलवान नदी भारतीय सैनिकों के पीछे की तरफ थी और इस हाथापाई में हमारे कुछ सैनिक गलवान नदी में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई इस वजह से। दूसरी बड़ी बात यह है, अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि भारत अब क्या करेगा। क्या भारत चीन से यह कहेगा कि हमें बातचीत करनी चाहिए? क्या भारत यह कहेगा कि दोनों देश संयम से काम करें? हालांकि हो सकता है चीन यही कहे कि यहां हमें संयम से काम लेना चाहिए, लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि भारत की आत्मा पर पहले ही 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में हार का बोझ पड़ा हुआ है। और अगर इस बार भारत ने चीन को यह नहीं बताया कि ये वो भारत नहीं है, तो एक और बोझ भारत के लोगों की आत्मा पर आकर पड़ जाएगा, जो हमें मंजूर नहीं है। और जो हमें संकेत मिल रहे हैं लगातार भारत सरकार से और भारतीय सेना से, वो यही है कि भारत सरकार और भारतीय सेना दोनों ही इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। दोनों ही इस बारे में विचार कर रहे हैं कि भारत का रिटेलिएशन क्या होना चाहिए, भारत अब जवाब कैसे देगा। लेकिन इतना हमें जरूर पता लगा है कि जवाब जरूर दिया जाएगा।
जिससे हमें बड़ी संतुष्टि और यकीन भी है कि भारत जो भी सही समझेगी हमारी सेना और हमारी सरकार, वो जवाब जरूर दिया जाएगा। 2017 में अगर हम आपको बताएं तो डोकलाम में जो कुछ हुआ था, हो सकता है उस समय भारत की जो सेना थी उसकी पूरी तैयारी उस क्षेत्र में ना रही हो, लेकिन अब जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि इस पूरे इलाके में भारत वॉर रेडी स्थिति में है, यानी भारत बिल्कुल तैयार है। भारत की सीमाओं के साथ साथ भारत की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और भारत कोई भी कदम उठाने में इस समय सक्षम है, चाहे वो सेना के संदर्भ में आप बात करें या फिर और कोई अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के जरिए भी बात हो तो भी। और भारत को यह भी यकीन है कि जो मित्र देश हैं भारत के, वो भी इस समय इसे भारत के पक्ष में आकर इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे। यहां पर हमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आ रही है और वो कविता में वो कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यानी क्षमा करने की स्थिति में वही व्यक्ति होता है जिसके पास बल होता है, जिसके पास विष ना हो, जो सरल हो। भला विनम्रता दिखाकर वो क्या कर सकता है। चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, अब आपको यह भी समझना होगा। पहली बात तो यह है कि चीन इस समय पूरी दुनिया के निशाने पर है। कोरोना वायरस को लेकर चीन ने दुनिया भर से झूठ बोला, उसका खामियाजा चीन भुगत रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस उसे चेतावनी दे चुके हैं और अब चीन दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है कि ऐसी हरकतें कर रहा हो। चीन दुनिया को यह बताना चाहता है कि कोरोना वायरस से वो कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि उसकी जो मजबूती है और सैन्य शक्ति है वो बरकरार है। और ये भी हो सकता है कि भारत जैसे देश के साथ ये करके, क्योंकि भारत एक शक्तिशाली देश माना जाता है, और अगर ये सब करके उसने भारत को दबा दिया तो पूरी दुनिया को वो एक संदेश देने की कोशिश करेगा। और जो भारत के पड़ोसी जो देश हैं उन्हें भी चीन एक संदेश देने की कोशिश करेगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि आप देख लीजिए कि शक्तिशाली देश कौन सा है। दूसरी बात यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग राजनीतिक स्तर पर अपने ही देश में अस्थिर होने लगे हैं। शी जिनपिंग के बारे में एक समय ऐसा कहा जाता था कि अब उन्हें कोई हिला नहीं सकता, वो बहुत मजबूत हो चुके हैं और जब तक चाहे चीन के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इसके लिए उन्होंने चीन के संविधान में भी बदलाव कर दिए थे, लेकिन कोरोना वायरस ने शी जिनपिंग को अपनी ही राजनीति में कमजोर कर दिया है और अब चीन के अंदर ही उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चीन में बेरोजगारी ऐतिहासिक स्तर पर है और चीन की अर्थव्यवस्था भी बहुत कमजोर स्थिति में है। चीन पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की फैक्ट्री बन गया था, प्रोडक्शन हब बन गया था, लेकिन अब चीन में लोगों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट है। अब तक लोग ये सारे अत्याचार इसलिए सह रहे थे क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल ठीक था, हर महीने पैसा मिल रहा था और लोग इससे खुश थे। लेकिन जैसे ही बेरोजगारी बढ़ी और पैसा आना बंद हुआ, अब लोग परेशान होने लगे हैं। शी जिनपिंग को आशंका है कि ये स्थितियां चीन की जनता को उनके खिलाफ कर सकती हैं और लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं। इसलिए चीन अपने पड़ोसियों के साथ उलझकर अपनी देश की जनता का ध्यान भी भटकाना चाहता है, खासतौर पर भारत के साथ। तीसरी बात यह है कि इस कमजोर स्थिति ने चीन को पहले से ज्यादा आक्रामक बना दिया है। सब जानते हैं कि घायल दुश्मन कई बार ज्यादा शोर मचाता है, खतरनाक बनने की कोशिश करता है और चीन भी ऐसा ही कर रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर पर भी अपना दावा करता है और आक्रामक हो गया है। अकेले इस वर्ष ही चीन दक्षिण चीन सागर में मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के जहाजों और नावों को नुकसान पहुंचा चुका है। दक्षिण चीन सागर एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जिसके जरिए दुनिया के कई देश कारोबार करते हैं और चीन इस पर अपना कब्जा करके अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाना चाहता है। ताइवान के मामले पर भी चीन सैन्य कार्रवाई के संकेत दे रहा है और जो ताजा खबर है आज जो आई है ताइवान से, वो ये कि चीन के लड़ाकू विमान और वॉरशिप्स ताइवान के आसपास लगातार युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं और आज ही चीन के लड़ाकू विमान ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश की थी, जिसे ताइवान के फाइटर जेट्स ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है और वो वहां पर हांगकांग की तरह ही एक देश और दो सिस्टम लागू करके कब्जा करना चाहता है। लेकिन ताइवान ने साफ कह दिया है कि चीन को हकीकत समझनी होगी और वो चीन के इस राज को स्वीकार नहीं करेगा। इसी तरह से हांगकांग में भी चीन अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए नया सुरक्षा का कानून ला रहा है। जब ब्रिटेन ने 1997 में चीन को हांगकांग सौंपा था, तब हांगकांग को कुछ ऐसे अधिकार मिले थे जो अधिकार चीन के लोगों के पास भी नहीं है और इसी में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन अब चीन उस अधिकार को छीनना चाहता है और हांगकांग में भी चीन
इसी तरीके से दमनकारी नीतियां अपना रहा है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच ऐसी हिंसक झड़प आखिरी बार 1975 में हुई थी। जैसा आज हुआ है, हम जो आपको बता रहे हैं, जैसा कल रात को हुआ, इस तरह की झड़प आखिरी बार 1975 में हुई थी। तब चीन के सैनिकों ने घात लगाकर असम राइफल्स के जवानों पर हमला किया था, जिसमें 4 सैनिक शहीद हो गए थे हमारे। यह घटना अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला इलाके में घटी थी। भारत और चीन के सैनिकों के बीच आखिरी बार गोली वर्ष 1967 में चली थी, जब सितंबर और अक्टूबर के महीने में सिक्किम में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए और भारत की सेना आमने सामने आ गए थे। उस लड़ाई में भारत के करीब 88 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 340 सैनिक मारे गए थे। यह फिगर आप हमेशा याद रखिएगा, इस आंकड़े को आप याद रखिए। उस समय 1967 में भारत के 88 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के 340 सैनिक उस झड़प में मारे गए थे। तो आप यह समझ लीजिए कि 1967 में आखिरी बार इस तरह का आमना सामना दोनों देशों के बीच, दोनों सेनाओं के बीच में हुआ था। और इससे पहले 1962 में भारत और चीन के बीच अब तक का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। तब अरुणाचल प्रदेश दोनों देशों के बीच युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है और इसे लेकर ही दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था। लेकिन चीन ने युद्ध की शुरुआत तब अरुणाचल प्रदेश से नहीं, बल्कि इसी लद्दाख से की थी, जिसके बारे में हम आपको आज आगे बताएंगे। लेकिन यह याद रखिएगा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लिए भी लड़ाई वहां से नहीं, बल्कि लद्दाख से ही शुरू की थी, जहां अभी तनाव चल रहा है। इस युद्ध में चीन के करीब 80,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जबकि भारत के करीब 12 से 20,000 सैनिक इसमें शामिल हुए थे। 1 महीने तक चले इस युद्ध में भारत हार गया था और चीन ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसमें अक्साई चिन और लद्दाख के कुछ इलाके भी शामिल हैं। गलवान घाटी में इस वक्त 3 स्थानों पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। ये 3 स्थान भारतीय सेना के पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14, 15 और 17 हैं। ये स्थान भारतीय सीमा के अंदर आते हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसे आप LAC कहते हैं, LAC से बहुत करीब है। दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत के बाद यह तय हुआ था कि इन स्थानों पर दोनों देशों के सैनिक डिसएंगेज करेंगे, जिसका मतलब है कि आमने सामने की स्थिति से दोनों पक्ष पीछे हट जाएंगे और आमने सामने नहीं रहेंगे। लेकिन कहां बात डिसएंगेजमेंट की हो रही थी, डिसएंगेज करने की हो रही थी, और कहां यह हिंसक टकराव हो गया। हम आपको नक्शे के जरिए गलवान घाटी आज दिखा रहे हैं। इसको आप बड़े पर्दे पर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यह है गलवान घाटी। ये एक ऐसा इलाका है जहां बहुत तीखी चोटियां और सीधे ढलान वाले पहाड़ हैं, यानी यहां पर संतुलन बनाना बहुत कठिन होता है। और जो हम आपको बता रहे थे, ये जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, इसका एक बड़ा कारण यह है कि ऐसे ही टेरेन पर यह लड़ाई हो रही थी और वो अपना संतुलन नहीं बना पाए और पीछे नदी में गिर गए। अब सोचिए, अगर इन पहाड़ियों पर झड़प हो जाए तो फिर क्या होगा? सीधे आप खाई में गिरेंगे या फिर नदी में गिरेंगे। भारतीय सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, इसलिए पहले दिन से भारत की पहली शर्त यही थी कि चीन के सैनिकों को यहां से वापस जाना होगा, क्योंकि गलवान इलाके में चीन के सैनिक यहां की पहाड़ियों से भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। इन पहाड़ियों के सामने ही भारतीय सुरक्षा बलों के अलग अलग जगह पर कैंप्स हैं और यहां से ही भारत की रणनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण सड़क गुजरती है, जिसके निर्माण का कार्य पिछले वर्ष ही पूरा हुआ है। यह सड़क लेह से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ती है, जहां इस इलाके में भारतीय सेना का आखिरी सैन्य ठिकाना है। चीन ने सिर्फ एक जगह पर नहीं, बल्कि एक साथ कई जगहों पर विवाद को बढ़ा दिया है। इससे पहले जो गलवान घाटी हुआ करती थी, यह शांतिपूर्ण इलाका था, यहां कोई विवाद नहीं था, लेकिन चीन ने अब इसे विवादित बना दिया है। यह चीन की रणनीति थी कि भारत को कई जगहों पर एक साथ उलझा दिया जाए। गलवान घाटी के अलावा हॉट स्प्रिंग्स इलाका, पेंगोंग झील में फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका, और इन सभी जगहों पर चीन पिछले 1.5 महीने से लगातार आक्रामक रवैया दिखा रहा है। चीन के सैनिक पेंगोंग झील के फिंगर 4 तक आ गए हैं। भारत का दावा फिंगर 8 तक है, जहां भारतीय सैनिक गश्त के लिए जाते थे। इस वक्त भारत और चीन के सैनिक फिंगर 4 के पास आमने सामने हैं। वैसे तो भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर झड़प होती रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि चीन ने एक साथ इतनी जगहों पर घुसपैठ की हो और फिर बड़ी संख्या में अपने सैनिक तैनात कर दिए और सैन्य साजो सामान लेकर, हथियार लेकर आ गया। भारत और चीन के बीच सीमा पर झड़प इसलिए होती है क्योंकि सीमा पर दोनों देशों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं।
भारत और चीन के बीच करीब 3,500 किलोमीटर लंबी LAC है। 3,500 किलोमीटर लंबी, यानी आप 3 बार दिल्ली से मुंबई होकर आ जाएं। इसे 3 सेक्टर में बांटा गया है। इसके ईस्टर्न सेक्टर यानी पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, और वेस्टर्न सेक्टर यानी पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख का इलाका है। इसमें अक्सर सीमा विवाद खास तौर पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में होते रहे हैं, लेकिन इस बार चीन ने सिक्किम के नाकुला इलाके में भी टकराव की स्थितियां बना दी हैं। अरुणाचल प्रदेश पर तो पहले से ही दावा करता रहा है और उसका कहना है कि ये तिब्बत का हिस्सा है। गलवान घाटी, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और जहां ये हिंसक झड़प हुई है, टकराव हुआ है, ऐसा 1962 के युद्ध के बाद पहली बार हुआ है। 1962 का युद्ध भी इसी गलवान घाटी से शुरू हुआ था, लेकिन आज ऐसी स्थिति इसलिए बन गई क्योंकि गलवान घाटी में दबदबे के लिए चीन फिर से आक्रामक हो गया। जैसा हम आपको बता चुके हैं, 1962 के बाद से गलवान घाटी बिल्कुल शांतिपूर्वक रही है, यहां कोई विवाद नहीं रहा। चीन के उग्र रवैये ने तब सीमा पार कर दी जब पिछले महीने चीन के सैनिक LAC से आगे बढ़कर गलवान घाटी तक आ गए और उन्होंने आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। चीन ने ऐसा क्यों किया, अब आप ये समझिए। भारत ने जब से लद्दाख में दुर्बुक, शोक और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली अपनी DBO रोड बनाई है, तब से चीन को अंदर ही अंदर यह बात परेशान कर रही थी कि रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण इस इलाके में वो भारत के सामने कमजोर न पड़ जाए। इस सड़क पर चीन ने कोई आपत्ति तो नहीं की क्योंकि यह सड़क LAC से करीब 9 से 10 किलोमीटर अंदर है, लेकिन जब भारत ने इस इलाके में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना शुरू किया तो चीन को इस पर आपत्ति होने लगी। भारत ने इस इलाके की दूसरी महत्वपूर्ण जगहों को DBO रोड से कनेक्ट करना शुरू किया। गलवान घाटी के इलाके में गलवान नदी पर एक पुल बनाने का काम शुरू किया जो LAC से करीब 7-8 किलोमीटर दूर है। जब ये सब कुछ चीन ने देखा तो उससे रहा नहीं गया। पुल निर्माण पर आपत्ति करने के बहाने वो LAC को पार करके गलवान घाटी में आ गया और वहां की पहाड़ियों पर बैठ गया। चीन ने यहां पर अपने सैनिक बढ़ा दिए और सैन्य हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। यानी समस्या चीन के दिमाग में है, उसके इरादों में है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर भारत ने लद्दाख के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया तो फिर वो LAC पर भारत के सामने टिक नहीं पाएगा और आगे से उसकी मनमानी नहीं चलेगी। चीन ने अपने इलाकों में तो खूब सड़कें और पुल बना लिए हैं, लेकिन जब भारत ऐसा कर रहा है तो उसे ये मंजूर नहीं। गलवान घाटी में चीन वही हरकतें कर रहा है जो उसने 1962 का युद्ध होने से पहले की थी। हम आपको गलवान नदी से जुड़े इस इलाके के बारे में आज कुछ और भी बताना चाहते हैं। गलवान नदी काराकोरम के पहाड़ों से निकलकर उस अक्साई चिन के मैदानों से होकर बहती है जिस पर चीन का अवैध कब्जा है। चीन पहले यह मानता था कि उसका इलाका इस नदी के पूर्वी किनारे तक है, लेकिन वर्ष 1960 से उसने इस दावे को नदी के पश्चिमी किनारे तक बढ़ा दिया। यानी धीरे धीरे उसने इलाके को कब्जाना शुरू किया। वर्ष 1962 में जब भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने इसी गलवान घाटी में अपना कैंप लगाया था तो चीन की सेना ने इस कैंप को तब घेर लिया था। यह 1962 के युद्ध की सबसे लंबी घेराबंदी थी जो उस वर्ष 22 अक्टूबर तक जारी रही थी। बाद में चीन की सेना ने गोलाबारी करके इस पोस्ट को नष्ट कर दिया था। इस युद्ध के बाद चीन की सेना उसी इलाके तक वापस चली गई जहां उसका दावा 1960 तक था। यानी चीन ने युद्ध के जरिए अपनी मनमानी कर ली। अब गलवान घाटी में चीन दोबारा यही कर रहा है, पहले भारत के इलाके में घुसपैठ करना और फिर उस इलाके को अपना साबित करने के लिए अपनी सैन्य ताकत को दिखाना। यही चीन का जमीन हड़पने का फॉर्मूला है और चीन सोचता है कि जहां तक आकर वो बैठ गया है वही अब नई सीमा, वही अब नया LAC बन जाएगा। ये चीन का फॉर्मूला है। यहां पर हम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको यह बताएंगे कि चीन को जवाब देने के लिए भारत के पास अब क्या विकल्प हैं और कैसे 2017 के डोकलाम विवाद के बाद से भारत ने चीन के साथ सीमा पर अपनी सैनिक तैयारियों को बहुत मजबूत कर लिया है। चीन को इस बार भारत हैरान कर देगा। कल रात को भी चीन को बहुत हैरानी हुई होगी जब उसके इतने सारे सैनिक मारे गए हैं, और इसके बाद भी कुछ हुआ तो चीन इस बार हैरान रह जाएगा। वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे,
जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, जिंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूं, जिंदगी का सार, निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम जिंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है, उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है, आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें कि सूत्रों के हवाले से हमें जो पता चला, सबसे पहले जी न्यूज ने आपको ये खबर दी अब से थोड़ी देर पहले, अब से लगभग 1 घंटा पहले, कि भारतीय सेना के कम से कम 20 जवान गलवान घाटी में
कल शहीद हुए हैं जब चीन की सेना के साथ उनकी हाथापाई हुई है। और ये एक बहुत ही दुखद खबर है। 20 जवान एक ही दिन में हमारे चले गए। इसके बाद भारत सरकार और भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो इसका जवाब कैसे देंगे। बड़ी बात तब होती है क्योंकि चीन की सेना भी कोई छोटी मोटी सेना नहीं है। चीन एक विशाल देश है, बड़ा देश है। चीन एक सुपर पावर है और चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन सेनाओं में गिनी जाती है। भारत की सेना भी दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन सेनाओं में गिनी जाती हैं। चीन और भारत दोनों पहले 5 सेनाओं में गिने जाते हैं। टॉप 5 जो आर्मीज हैं दुनिया की, दोनों का नाम उसमें शामिल है। अब भारत को क्या करना चाहिए? चीन को गलतफहमी यह है कि जो कुछ 1962 में हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। उसके बाद चीन ने 1967 में भी ऐसा किया, उसके बाद 1-2 बार और किया, फिर 2017 में डोकलाम में किया और धीरे 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 चीन आगे बढ़ता चला गया। और कुल मिलाकर चीन ने हमारा एक बहुत बड़ा इलाका हमारी आजादी के बाद से लेकर अब तक पिछले 70 सालों में हमसे छीन लिया और भारत ने कभी उस पर कुछ नहीं किया। कोई सवाल नहीं उठाया भारत ने कभी भी, और ना ही उस इलाके को वापस लेने की कोशिश की। ना सिर्फ वापस लेने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि जो इलाका भारत के पास था उसको भी भारत बचा नहीं पाया इतने 70 सालों में। अब चीन को इस बात की आदत पड़ गई और चीन भारतीय सेना को और शायद भारत को एक राष्ट्र के तौर पर थोड़ा हल्के में लेने लगा। लेकिन अब यह भारत बदल चुका है। यह 2020 का भारत है। चीन को यह समझ में आया होगा कल शाम को और कल रात को, जब चीन के अपने सैनिक भी वहां पर मारे गए। आप सोचिए, क्या कभी चीन ने इसकी कल्पना भी की होगी कि भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों को और उनके कमांडिंग ऑफिसर को भी मार सकते हैं? चीन इस समय, अगर यकीन मानिए, तो हिला हुआ है। चीन इस समय सदमे में होगा और चीन इतने सदमे में है कि वो ये बताने की स्थिति में भी नहीं है, ये बता भी नहीं पा रहा है कि उसके कितने लोग मारे गए हैं। हमें जो सूत्रों से पता चला है वो ये है कि 20 लोग हमारे शहीद हुए हैं। हमारी भी संख्या इससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बात लगातार जो चल रही थी वो ये है कि हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं, लेकिन कुछ जवान हमारे मिसिंग हैं, यानी लापता हैं। वो अपने बेस कैंप में लौटे नहीं। इसलिए हो सकता है कि हमारी संख्या भी इससे ऊपर चली जाए। लेकिन चीन के जो सैनिक मारे गए हैं, लेकिन जो खबरें जो लगातार आ रही हैं वो ये है कि चीन के कम से कम उतने ही सैनिक तो मारे गए हैं जितने भारत की कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन चीन के सैनिक जो मरे हैं उनकी संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कल जो हाथापाई हुई है दोनों सेनाओं के बीच में, इसमें ज्यादा नुकसान चीन का हुआ है। भारत का नुकसान तो हुआ है जैसा हमने आपको बताया, लेकिन चीन का नुकसान इसमें ज्यादा हुआ है और यह चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। हम आपको लगातार बता रहे थे कि मनोबल के मामले में, राष्ट्रभक्ति के मामले में और शारीरिक शक्ति के मामले में चीन के सैनिक भारत के सैनिकों के सामने कहीं टिकते नहीं हैं। और कल भी जो हुआ उसमें भारत के सैनिकों की संख्या कम थी और उस समय चीन के सैनिकों की संख्या भारत से कहीं ज्यादा थी। जब ये पूरी हाथापाई हो रही थी, जब ये पूरा युद्ध चल रहा था, उसमें चीन के जो सैनिक थे उनकी संख्या भारत से कहीं ज्यादा थी। फिर भी नुकसान ज्यादा चीन को हुआ और हमारे कुछ सैनिक, क्योंकि वो टेरेन ऐसा है, नदी में गिर गए जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। इसलिए चीन हैरान होगा, चीन परेशान होगा और चीन को अब यह समझ नहीं आ रहा होगा कि भारत भी इस तरह रिटेलिएट कर सकता है और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत चीन को और भी हैरान कर दे। अब सवाल यह है कि जब भारत और चीन के रिश्ते सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं और जब चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तब भारत को क्या करना चाहिए? विकल्प क्या है भारत के पास? सबसे पहला विकल्प यह है कि भारत को इस घटना की पूरी जांच करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीन ने यह कार्रवाई पूरी तैयारी के साथ की है। इसलिए भारत को भी इस घटना का पूरा विश्लेषण करके चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, यानी एक सैनिक के बदले एक सैनिक। दूसरा विकल्प यह है कि भारत को भी आक्रामक रुख अपनाकर LAC के पास चीन के किसी इलाके पर इसी तरह अतिक्रमण कर लेना चाहिए, ताकि चीन को समझौते की टेबल पर आना पड़े और चीन के साथ हम नेगोशिएट कर सकें। क्योंकि नेगोशिएट करने के लिए कुछ इलाका आपके पास भी होना चाहिए, ताकि आप ये कह सकें कि पहले आप ये 3 पॉइंट आप छोड़िए और जो 3 पॉइंट्स हमने कब्जे में ले रखे हैं फिर वो हम छोड़ेंगे। इसलिए
भारत की जो नेगोशिएशन पावर है वो बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए भारत को आगे जाना पड़ेगा। तीसरा विकल्प यह है कि भारत चीन के खिलाफ एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय गठबंधन तैयार करे। आज चीन के खिलाफ दुनिया के एक बहुत गिने चुने देशी चीन के साथ खड़े हुए हैं, और ऐसे में अगर भारत चीन के दोस्तों की संख्या और कम कर दे तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, और अलग थलग हो जाने पर चीन की जो शक्ति है वो बहुत कम हो जाएगी। यानी चीन के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के तहत एक बड़ा हमला बोलना चाहिए, कूटनीतिक हमला, जैसा एक जमाने में हमने पाकिस्तान के खिलाफ किया था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बिल्कुल अकेला कर दिया था। चौथा और सबसे मुश्किल विकल्प यह है कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट हो जाएं ताकि किसी दूसरे देश को भारत की अखंडता पर सवाल उठाने का मौका ना मिले। हालांकि यह काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत की राजनीतिक पार्टियां कभी ऐसे मुद्दों पर एकता नहीं दिखाती। खास तौर पर कांग्रेस के लिए यह परीक्षा की बहुत बड़ी घड़ी है, क्योंकि कांग्रेस की गलतियों की वजह से ही भारत को चीन के साथ पहला युद्ध हारना पड़ा था, और कांग्रेस चाहे तो उस मुद्दे पर साथ आकर अपनी इस गलती को सुधार सकती है, अपने वो पाप धो सकती है, अगर कांग्रेस भी इस बार शामिल हो जाए और चीन के खिलाफ इस मोर्चे पर भारत के साथ लड़े। आपने देखा होगा राहुल गांधी के जितने भी ट्वीट्स अभी तक आए हैं वो बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट्स हैं। उन ट्वीट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि राहुल गांधी इस बारे में बड़े खुश हो रहे हैं कि चीन की सेना हमारे इलाके में अंदर तक घुस आ गई। वो बार बार भारत सरकार को एक तरीके से पिन चुभाते हैं और मजा लेते हुए ट्वीट्स करते हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है, हम तो हारे ही, आप भी हार रहे हैं। इस बात की खुशी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो सबूत गैंग के साथ हैं, जो आज भी चीन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, अपनी सरकार के खिलाफ लिखेंगे, अपनी सेना के खिलाफ लिखेंगे, लेकिन चीन के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे। इन चार विकल्पों के अलावा भारत के पास दो सैन्य विकल्प भी हैं, जिनसे कुछ लोग सहमत हो सकते हैं तो कुछ असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन हम विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया भारत की जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रही है। भारत चाहे तो सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने सम्मान को बनाए रख सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया था। आज का भारत 1962 का भारत नहीं है, यह 2020 का भारत है, लेकिन आशंका यह है कि इस विकल्प का इस्तेमाल करने के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि चीन पाकिस्तान नहीं है, चीन है, और चीन पाकिस्तान के मुकाबले बहुत शक्तिशाली है। इसलिए अगर इस विकल्प का प्रयोग किया तो चीन पाकिस्तान की तरह चुप नहीं बैठेगा, बल्कि चीन भी फिर वही सब करेगा। यह भी संभव है कि भारत और चीन के बीच कारगिल जैसा एक लिमिटेड वॉर यानी सीमित युद्ध इसके बाद शुरू हो जाए। सेना के साथ नौसेना भी चाहे तो चीन की घेराबंदी करने में मदद कर सकती है। इससे चीन पर दबाव पड़ेगा और उसे समझौते के लिए मजबूर किया जा सकता है। आपको डोकलाम विवाद याद होगा, जहां 73 दिन तक भारत के सैनिक चीन के सामने डटकर खड़े रहे। 73 दिन। 2017 में जब यह विवाद हुआ था तब भारत की सैन्य ताकत पर बहुत सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन डोकलाम विवाद के बाद यह अध्ययन किया गया कि दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी कितनी सैन्य ताकत तैनात की है। यानी अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो कौन एक दूसरे के खिलाफ कितना मजबूत है इस इलाके में। यह अध्ययन अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने किया था। अगर सैनिकों की संख्या की तुलना करें तो भारत के उत्तरी, मध्य और पूर्वी कमांड्स को मिलाकर करीब 2.25 लाख सैनिक तैनात हैं, क्योंकि ये 3 कमांड्स इस पूरे इलाके का ध्यान रखती हैं, जबकि चीन के तिब्बत, शिनजियांग और वेस्टर्न थिएटर कमांड को मिलाकर कुल 2 लाख से 2,34,000 के बीच सैनिक तैनात हैं। यानी सैनिकों की करीब करीब बराबरी की तैनाती है दोनों तरफ से, 2-2 लाख से ऊपर। दोनों देशों की वायुसेना की तुलना करें तो चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास 157 लड़ाकू विमान हैं, जबकि चीन का सामना करने के लिए भारत ने अपने 270 फाइटर जेट्स इस इलाके के लिए तैनात कर रखे हैं। यानी लड़ाकू विमानों के मामले में भारत ने चीन के खिलाफ जबरदस्त तैयारी की है, और अगर युद्ध की स्थिति आई तो फिर चीन के लिए भारत का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। आपको यह भी याद दिला दें कि 1962 के युद्ध में भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल ही नहीं किया था, नहीं तो युद्ध का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। इसी तरह से अगर दोनों देशों की परमाणु शक्ति और मिसाइलों की तुलना करें तो चीन के पास 104 मिसाइल हैं, जो भारत में कहीं पर भी हमला करने में सक्षम है, किसी भी शहर में, किसी भी क्षेत्र में। भारत के पास 10 अग्नि 3 मिसाइल हैं, जो चीन में कहीं भी हमला कर सकती हैं। पूरा चीन उनकी रेंज में है। इसके अलावा 8
अग्नि 2 मिसाइल्स हैं जो सेंट्रल चीन को निशाना लगा वहां तक पहुंच सकती हैं, और 8 अग्नि 2 मिसाइल हमारे पास हैं जो तिब्बत में चीन को निशाना बनाने के लिए तैयार है। यानी अगर चीन ने अपनी सैन्य तैयारी की है तो भारत ने भी कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसलिए आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए चीन को किसी भी तरह के भ्रम में अब नहीं रहना चाहिए, और यह भ्रम उनका कल भी टूट गया होगा। यह 1962 का भारत नहीं, यह 2020 का भारत है। और अब आप ये देखिए कि भारत में कैसे एक पूरा की पूरा गैंग, जिसे हम सबूत गैंग कहते हैं, इस खबर पर आज भी, इस समय भी अपना एजेंडा चला रहा है। चीन ने भारत के सैनिकों की हत्या की, बातचीत की कोशिशों को चोट पहुंचाई, अपना वादा तोड़ दिया, लेकिन ये सारे लोग, ये सारे गिद्ध की तरह लोग हैं, वल्चर्स, जो चीन की आलोचना करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा ये लोग भारत की सेना और सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। उल्टा ये लोग कह रहे हैं कि हमें बताओ हमारे कितने लोग मारे गए, क्यों मारे गए। इन्हें जैसे ही भारत के 3 सैनिकों के शहीद होने की खबर मिली, इन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। एक तरीके से इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये लोग भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद का तमाशा देखने लगे। भारत के सैनिकों के शहीद होने पर ये सारे गिद्ध खुश हो गए, और जैसे ही इन्हें यह पता चला कि चीन के भी सैनिक मारे गए हैं, तो इन लोगों के बीच शोक फैल गया। इनकी पूरी मुस्कुराहट गायब हो गई, और उसके बाद से ये लोग दुखी हो गए। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक सिर्फ सीमा पर ही मौजूद नहीं हैं, बल्कि इनमें से कुछ सैनिक हमारे ही देश के अंदर मौजूद हैं, और आप इन्हें हर क्षेत्र में देख सकते हैं। इन गिद्धों को चीन की सेना का आप PR विंग भी कह सकते हैं। ये चीन के लिए काम करते हैं। ये लोग भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए गोली तो नहीं चला सकते, लेकिन बंदूक की जगह कलम का इस्तेमाल करके ये भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज जो हमने आपको कहा है, हमारा भी मजाक उड़ाएंगे। अगर हमने कह दिया कि चीन की सेना कमजोर है, तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी ट्रोलिंग करते हैं। और अगर हमने ये कह दिया कि भारत युद्ध के लिए तैयार है, तो भी हमारा ही मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि देखिए ये लोग भारत को युद्ध में झोंकना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भारत गुलामी की मानसिकता में हमेशा रहे। और हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, वो या तो अंग्रेजों को अपना आज भी बुद्धिजीवी के तौर पर अपना वो एंसेस्टर्स मानते हैं उनको, और उन्हीं से सारे कमांड्स लेते हैं, और जो दूसरे बचे हैं वो कम्युनिस्टों को अपना मास्टर मानते हैं। इसलिए आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और भारत को अब पूरी दुनिया को यह बताना होगा कि अपने 20 सैनिक होने के बाद भारत क्या करता है चीन जैसे शक्तिशाली देश के साथ। आज हमने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर एक लंबा चौड़ा विश्लेषण आपके लिए तैयार किया था। हम आपको विस्तार से बताना चाहते थे कि कैसे राजनीति की तरह फिल्म इंडस्ट्री में भी परिवारवाद चलता है, और ये परिवारवाद नई नई प्रतिभाओं को नष्ट कर देता है। और सवाल यह था कि क्या सुशांत सिंह राजपूत भी इसी परिवारवाद का शिकार हुए। लेकिन आज ये बड़ी खबर आ गई चीन की, इसलिए हम आपको ये पूरा विश्लेषण नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे पास मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र का एक विशेष ऑडियो संदेश आया है। धर्मेंद्र खुद फिल्म इंडस्ट्री में आउटसाइडर रहे हैं, यानी उनका संबंध किसी फिल्मी परिवार से नहीं रहा। अपनी मेहनत के बल पर यहां तक पहुंचे, और इसीलिए उन्होंने भी इस परिवारवाद को बहुत करीब से देखा है, और इसका नुकसान भी उन्होंने सहा है। आज हमने धर्मेंद्र से बात की। आज आपको धर्मेंद्र का ये ऑडियो संदेश सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बातें फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कही हैं, वो अपने आप में इस परिवारवाद का संपूर्ण विश्लेषण है। इसलिए वो विश्लेषण हम आपको बाद में दिखाएंगे। आज आप धर्मेंद्र की पूरी बातें सुन लीजिए कि वो अपनी इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या कह रहे हैं, इसमें परिवारवाद के बारे में क्या कह रहे हैं, और जो कुछ 4-5 खानदानों ने इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा कर रखा है, जो कि बाहर के लोगों को यहां पर जमने नहीं देना चाहते, बाहर के नायकों को हीरोज बनने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं जो बाहर के लोग हैं वो सिर्फ राइटर बने रहें, बहुत ज्यादा हुआ तो डायरेक्टर बन जाएं, और नहीं तो कैरेक्टर रोल्स निभाते रहें, लेकिन हीरो जो होगा वो उनके घर का बेटा ही बनेगा। इस पर धर्मेंद्र का क्या कहना है, अब आप सुनिए। हेलो सुधीर, कैसे हो? आज मैं DNA के दर्शकों को एक पैगाम दे देना चाहता हूं। पैगाम उन नौजवान लड़के लड़कियों के लिए है जो नए नए इस इंडस्ट्री में आए हैं, और उनके लिए जो इस इंडस्ट्री में आने के लिए तड़प रहे हैं। उन्हें मैं अपनी आप बीती सुनाकर
कुछ समझा देना चाहता हूं, एक सबक देना चाहता हूं। मैं भी इस इंडस्ट्री में आने के लिए तड़पता था। मालिक ने सुन ली मेरी, मैं भी इस इंडस्ट्री में आ गया। लेकिन इसकी वो सुनहरी चमक दमक जो दूर मुझे सानेवाल में दिखाई देती थी, यहाँ गायब थी। यहाँ वो कुछ भी नहीं था। ये लोग जज्बात बांटते हैं, कहानियों के जरिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से इनमें जज्बात बिल्कुल नहीं हैं। ये जरूरत पड़ने पर आंखों से तलवे चाटते हैं और जरूरत नहीं तो चश्म हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी खुददारी से जिंदगी गुजारी है यहाँ। मेरी खुददारी मेरी रहनुमा बन गई यहाँ। मैंने बड़ी नामचीन हस्तियों को, जिनमें मैं थी, बहुत अच्छा खासा सबक सिखाया है। ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं कि इसके लिए जान दे दी जाए। हजार रास्ते हैं इस खूबसूरत जिंदगी को जीने के लिए। कोई भी रास्ता चुन लो। और मैं तो हमेशा यही कहता था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अब मैंने तो एक लंबा चौड़ा अरसा इस इंडस्ट्री में जी भर के मजे से गुजारा है। यूं कह लो कि इस इंडस्ट्री को इज्जत सम्मान पूरा दिया है, लेकिन किसी के सामने कभी झुका नहीं मैं। यहाँ झुकने की जरूरत है भी नहीं। कुछ नहीं रखा यहाँ। अभी मैं अपने खेतों में आ गया हूँ। ऐसी जिंदगी, मैं कहता हूँ, ऐसी खूबसूरत जिंदगी, माँ कुदरत की गोद में ये हरे भरे खेत सबको नसीब हो। दिखावे में कुछ नहीं रखा, हकीकतों में खुशी मिलती है। खुश रहिए। बहुत प्यार आप सबको। धर्म जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे डीएनए के दर्शकों के लिए ये सारी बातें भेजी, और असल में धर्म जी ने जो सारी बातें कही हैं, ये अपने आप में फिल्म इंडस्ट्री का संपूर्ण विश्लेषण है। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम जिंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है। क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है।
तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार, निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे।
तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे।
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। सोवियत अंतरिक्ष प्रोग्राम के तहत आज ही के दिन वर्ष 1963 में वोस्टॉक 6 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था। इसी के साथ कॉस्मोनॉट वेलेंटीना टेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बन गई थी। इस अंतरिक्ष यान पर वेलेंटीना ही अकेली क्रू मेंबर थी। वेलेंटीना को करीब 400 लोगों में से चुना गया था और कॉस्मोनॉट बनने से पहले वेलेंटीना एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में बतौर असेंबली वर्कर काम किया करती थी। वर्ष 1911 में आज ही के दिन अमेरिकी बिजनेसमैन चार्ल्स रनलेट फ्लिंट ने कई कंपनीज के विलय के बाद कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। इस कंपनी को आगे चलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन यानी IBM के नाम से जाना गया। IBM कंपनी ने जिन जरूरी चीजों का निर्माण किया है उनमें ATM, फ्लॉपी डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, हार्ड डिस्क ड्राइव और मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं जिन्होंने आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वर्ष 2010 में आज ही के दिन भूटान तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। भूटान की संसद ने टोबैको कंट्रोल एक्ट को लागू करते हुए तंबाकू की खेती, उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। वर्ष 1920 में आज ही के दिन मशहूर गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता हेमंत कुमार का जन्म वाराणसी में हुआ था। हेमंत कुमार ने बांग्ला और हिंदी सिनेमा को कई यादगार गीत दिए हैं। 16वां साल, अनुपमा, 20 साल बाद और प्यासा जैसी फिल्मों में शामिल उनके गाने आज भी सदाबहार माने जाते हैं। रविंद्र संगीत को लोकप्रिय बनाने में भी हेमंत कुमार ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वर्ष 1915 में आज ही के दिन जाने माने भारतीय आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर चार्ल्स कोरिया का निधन हुआ था। चार्ल्स कोरिया को भारत में आधुनिक वास्तुकला का चेहरा माना जाता है। चार्ल्स कोरिया ने अहमदाबाद में महात्मा गांधी मेमोरियल, मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन, जयपुर के जवाहर कला केंद्र और दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम जैसे कई इमारतों को डिजाइन किया था। तो DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और हमेशा याद रखिए, क्षमा करने की ताकत उसी के पास होती है जिसके पास शक्ति और सामर्थ्य होता है। इसलिए विनम्रता के साथ ताकत भी बहुत जरूरी है। नमस्कार।